Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is कोरल रिफ फॉसिल इन लद्दाख। तो जो कोरल रिफ फॉसिल पाया गया लद्दाख में, इसके बारे में हम जानेंगे। जियोलॉजिस्ट हैव मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी ऑफ कोरल रिफ फॉसिल एट एन एलिवेशन ऑफ 18,000 फीट अबव सी लेवल इन द बुश रीजन ईस्टर्न लद्दाख हिमालय। तो कहां से इसको पाया गया इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जियोलॉजिस्ट ने एक रिमार्केबल डिस्कवरी किया है कोरल रिफ फॉसिल्स का, जो कि आपका 18,000 फीट के एलिवेशन में अबव सी लेवल के बुश रीजन ईस्टर्न लद्दाख हिमालय में पाया गया है। ये जो फॉसिल है ये रिवील करता है जो एग्जिस्टेंट था एंशियंट कोरल कॉलोनीज का, और प्रोवाइड करता है इनसाइट को प्रीवियसली अननोन जियोलॉजिकल पार्ट के बारे में बुश रीजन के, और ये सजेस्ट करता है जो प्रेजेंस था एक डाइवर्स मैराइन इकोसिस्टम का। The findings support the idea of Himalayas emerged when continental plate was thrust out to be the Tethys about 40 million year ago। और ये जो फाइंडिंग है ये सपोर्ट कर रहा है इस आइडिया को कि जो हिमालय है वो एमर्ज किया है जब कंटिनेंटल प्लेट जो थे वो स्ट्राउट आउट हुए थे टेथिस से 40 मिलियन ईयर अगो उस समय। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, क्या महत्व है। तो जो डिस्कवरी किया गया कोरल रिफ फॉसिल का लद्दाख में, ये महत्व रखता है क्योंकि ये दर्शाता है कि ये जो रीजन है और इतने हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट होने के बाद भी ये सबमर्ज था वास्ट ओशियन के अंदर एक समय पे। ये जो फाइंडिंग है ये ऑफर कर रहा है इनसाइट लद्दाख के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, जो इम्पैक्ट है टेक्टोनिक एक्टिविटी का और जो एंशिएंट क्लाइमेट कंडीशन है इस सब के बारे में बता रहा है। कोरल रीफ के बारे में हम जान ले तो कोरल रीफ आर अंडर वाटर इकोसिस्टम कंपोज ऑफ कोरल कॉलोनीज हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट विच आर वाइटल फॉर मैराइन इकोलॉजी। जो कोरल रीफ है ये आपका अंडर वाटर इकोसिस्टम है जो कि कंपोज होते हैं कोरल कॉलोनी से। ये एक साथ रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, जो कि बहुत ही जरूरी है मैराइन इकोलॉजी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दर्शाया गया है ग्रेट बैरियर रीफ को दिखाया गया है, जो कि हाईएस्ट लेवल है वहां पे कोरल कवर का 566 ईयर में। कोरल्स की अगर हम बात करें तो जो बेस होता है कोरल का वो अटैच होता है रॉक से या कुछ अदर स्टर्डी सरफेस से। ये जो टेंटेकल्स है ये टॉप इंड होता है माउथ जो कि सराउंडेड होता है टेंटेकल से, ये मदद करता है फूड को इकट्ठा करने में। और जो निमेटोसाइट होते हैं ये आपके स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पैरालाइज कर देते हैं प्रे को। हार्ड कोरल जो है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को सी वाटर से ताकि वो अपने आपको हार्ड कर सके, जबकि व्हाइट कोरल जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है। सॉफ्ट कोरल अटैच करते हैं खुद को हार्ड स्केलेटन के साथ, और ओल्डर स्केलेटन जो है वो बनते हैं एंसेस्टर से। यहाँ पे सब दिखाया गया, आप देख सकते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर द पोस्ट एक्ट। तो बात कही गई है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोस्ट एक्ट के अंतर्गत, इसके बारे में हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि वो प्रॉम्प्टली अपॉइंट करे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पोस्ट एक्ट के अंतर्गत। जरूरत के ऊपर इस डायरेक्शन की, तो कोर्ट ने नोट किया कि कमी है यूनिफॉर्मिटी की इंप्लीमेंटेशन को लेके पोस्ट एक्ट को, और जो नॉन इंप्लीमेंटेशन हो रहा है इस एक्ट का बहुत सारे इंस्टेंस में, इस कारण ये ऑर्डर कोर्ट को देना पड़ा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ा कि ऐसा किया जाए। क्या डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, इंश्योर किया जाए अपॉइंटमेंट को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, वो इंश्योर करे कि जो अपॉइंटमेंट हो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4 वीक के अंदर, जो सेक्शन 5 है पोस्ट एक्ट का उसके अंतर्गत। लोकल कंप्लेंट कमिटी, each appointed district officer would constitute local complaint committee to receive complaint from women employee in small establishment with less than 10 worker or cases in which the assailant in the employee himself section 6 of the act। और जो हर एक अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होंगे वो कंस्टिट्यूट करेंगे लोकल कंप्लेंट कमिटी को, जो कि रिसीव करेंगे कंप्लेंट को वुमेन एम्प्लॉय का जो कि स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे लेस देन 10 वर्कर है, या केसेस जहां पे assailant होता है एम्प्लॉयर के खुद के द्वारा, सेक्शन 6 में इस एक्ट का मेंशन है। टेन्योर की अगर हम बात करें इनकी, तो जो चेयरपर्सन और हर एक मेंबर होंगे लोकल कमिटी के, वो होल्ड करेंगे ऑफिस को एक पीरियड के लिए जो कि एक्सीड नहीं करेगा, 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए जब उनको अपॉइंट किया जाएगा, और जैसा कि स्पेसिफाई किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा वो 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। नोडल पर्सन की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई किया जाएगा एक नोडल पर्सन को डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ताकि वो देखे इंप्लीमेंटेशन को पोस्ट एक्ट का और कोऑर्डिनेट करे सेंटर के साथ। कंपाइलेंस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इज टू सबमिट ए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ इट्स कंपाइलेंस विद द डायरेक्शन ऑफ सेंटर विद इन 8 वीक। और हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है उनको सबमिट करना होगा एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को इसके कंपाइलेंस को लेके, जो डायरेक्शन होगा सेंटर के पास 8 वीक के अंदर
कंपाइलेंस बाई सेंटर की अगर हम बात करें तो जो सेंटर है वो कंसोलिडेट करेंगे रिपोर्ट को, आइडेंटिफाई करेंगे और रेमेडी लैप्सेस को कंपाइलेंस को लेकर स्टेट का फाइल करने के पहले एक कंसोलिडेटेड एफिडेविट को कंपाइलेंस का 12 वीक के अंदर। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, कोर्ट ऑल्सो सजेस्ट मेकिंग एनोमलाइज डाटा फ्रॉम एनुअल कंपाइलेंस रिपोर्ट पब्लिक टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि एनोमलाइज किया जाए डाटा को एनुअल कंपाइलेंस रिपोर्ट से, ताकि जो ये है इसकी ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम कंसीडर करेंगे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है चिंता को लेके जो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है इंप्लीमेंटेशन को लेके एक्ट का। मेजर प्रोविजन क्या था पोस्ट एक्ट 2013 का, तो ये जरूरी है, पता होना चाहिए आपको। सेक्सुअल हैरेसमेंट को इसमें डिफाइन किया गया था। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ये इंक्लूड करता है एनी वन और मोर जो फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट या बिहेवियर है जिसको कमिट किया जाता है डायरेक्टली या इम्प्लीकेशन के माध्यम से, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस हो गया, डिमांड करना व रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर का, सेक्सुअली कलर रिमार्क शो करना पोर्नोग्राफी को, या किसी भी टाइप का अनवेलकम फिजिकल वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट जो है सेक्सुअल नेचर का, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। ऑब्लिगेशन की अगर बात करें हम तो हर एक एम्प्लॉयर जो है वो रिक्वायर किया जा रहा है कि वो कंस्टिट्यूट करे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को हर एक ऑफिस में या ब्रांच में जहां पे 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय है। कंप्लेंट कमिटी की अगर हम बात करें तो आईसीसी ने पावर किया है सिमिलर जैसा कि सिविल कोर्ट के पास है उसी तरीके से कि उसका समन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है किसी भी पर्सन को ओट के अनुसार, और रिक्वायर कर सकते हैं जो डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको आईसीसी जो है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम जो है 4 मेंबर्स की बात कही गई है और कम से कम हाफ जो है वो वुमेन होनी चाहिए, एक एक्सटर्नल मेंबर होंगे, प्रेफरेबली जो कि एनजीओ से होने चाहिए या किसी एसोसिएशन से जो काम कर रहे हो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, वह वैसे पर्सन जो कि फेमिलियर हो इस टाइप के इशू से जो कि रिलेटेड है सेक्सुअल हैरेसमेंट से, जैसे कि लॉयर हो गया। अगर हम इसके टाइम की बात करें, कंप्लेन जो है वो विद इन 3 मंथ करना चाहिए जब इंसिडेंट हुआ उसके। कंसाइलेशन की अगर हम बात करें तो जो आईसीसी है उसने रिक्वेस्ट किया है एग्रीड वुमेन से कि वो अलाउ करे मैटर को सेटल कंसाइलेशन के लिए, लेकिन कोई भी मॉनेटरी अलॉटमेंट जो है सेटलमेंट के लिए नहीं अलाउ किया गया है। पनिशमेंट की अगर हम बात करें, नॉन कंपाइलेंस शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ अप टू ₹50,000, और अगर इसका नहीं पालन किया जाता तो इसके लिए फाइन है 50,000 का। कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो कंपनसेशन को डिटरमाइन किया जाएगा 5 एस्पेक्ट अनुसार। तो 5 एस्पेक्ट क्या है, यानी सफरिंग और इमोशनल डिस्ट्रेस जो कि वुमेन को हुआ है, लॉस जो हुआ है कैरियर अपॉर्चुनिटी पे वो उनका मेडिकल एक्सपेंस हो गया, इनकम या फाइनेंशियल स्टेटस जो है रेस्पोंडेंट का या जो फिजिबिलिटी है उस टाइप के पेमेंट का, ये 5 एस्पेक्ट बताए गए हैं कंपनसेशन के लिए। डोमेस्टिक वर्कर की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक वर्कर आर प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट एंड हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल फ्रॉम द लोकल कंप्लेंट कमिटी। और जो डोमेस्टिक वर्कर है उनको प्रोटेक्ट किया गया इस एक्ट के अंतर्गत और उनके पास अधिकार है कि वो रिड्रेसल ले सकते हैं लोकल कंप्लेंट कमिटी की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीमेन-पिग डिजीज। तो हम जानेंगे नीमेन-पिग डिजीज के बारे में। Parents of children suffering from Niemann-Pick disease, a rare genetic disorder affecting fat metabolism, are urging the Indian government to include it in the national policy for rare disease. जो पेरेंट्स है चिल्ड्रन के जो कि सफर कर रहा है नीमेन-पिग डिजीज से, जो कि आपका एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये अफेक्ट कर रहा है फैट के मेटाबॉलिज्म को, और ये रिक्वेस्ट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो इंक्लूड करें नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज में इसको। ये नीमेन-पिग डिजीज है क्या? नीमेन-पिग डिजीज रिफर करता है एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को जिसमें एबनॉर्मल अमाउंट जो होता है लिपिड का यानी फैटी मटेरियल जैसे कि वैक्सेस, ऑयल और कोलेस्ट्रॉल का, ये बिल्डअप हो जाता है ब्रेन में, स्प्लीन में, लीवर में, लंग्स में या बोन मैरो पे। क्या सिम्टम्स होता है इसका? लार्ज लीवर एंड स्प्लीन, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्लर्ड स्पीच अमंग अदर। इसमें क्या होता है, जो लीवर या स्प्लीन है वो लार्ज हो जाता है, मुश्किल आती है कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट में, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, स्लर्ड स्पीच होता है, ये सारे कुछ सिम्टम्स है। काउजेस की अगर हम इसके बात करें, ये जो कंडीशन है वो इनहेरिट होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न से, जहां पे दोनों जीन जो है वो कॉपी कर लेते हैं फॉल्टी को, जिस कारण ये डिजीज होता है। ऑकरेंस की अगर हम बात करें तो नीमेन-पिग डिजीज जो है वो अफेक्ट करता है 2,50,000 में से एक इंडिविजुअल को, और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है इसको ट्रीट करना। नेशनल पॉलिसी फॉर रियल डिजीज की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है? नेशनल पॉलिसी फॉर रियल डिजीज जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये एड्रेस कर सके और प्रोवाइड कर सके सपोर्ट को इंडिविजुअल को जो कि सफर कर रहे हो रेयर या अनकॉमन मेडिकल कंडीशन से। क्या महत्व है इसका? जो इंक्लूड किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट को एलिजिबल पेशेंट के लिए, ग्रांट किया जाएगा एक्सेस एक्सपेंसिव इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए, जेनोबजाइम के लिए। जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने अभी
हाल ही में परमिट किया है जो फार्मा कंपनी है कि वो इंपोर्ट करे और मार्केट करे जिनोपजाइम का यूएस एफडीए अप्रूवल के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो niemann-Pick C डिसऑर्डर को दिखाया गया कोशिश किया गया है। niemann-Pick C डिसऑर्डर एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसके कारण लिपिड का एक्युमुलेशन हो जाता है। चिल्ड्रन जिनको टाइप ए डिसऑर्डर है वो स्कम्बर करते हैं इस कंडीशन से इन्फेंसी के कारण। ड्रग जो कि आपका साइक्लोडेक्स्ट्रिन है वो शो करता है प्रोग्रेशन को niemann-Pick C के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईएनएस इम्फाल। तो हम जानेंगे आईएनएस इम्फाल के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। आईएनएस इम्फाल जो है ये भारत का तीसरा इंडाइजेनस स्टील डिस्ट्रॉयर है, प्रोजेक्ट 15B क्लास के अंतर्गत आता है। इसको अभी हाल ही में डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को 4 मंथ अहेड शेड्यूल जो किया गया था उसके पहले ही मजगॉक डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? एमडीएस के द्वारा, मजगॉक डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा। क्या फीचर्स है इसका? ये पहला वारशिप है जिसमें एकोमोडेशन जो है वुमेन ऑफिसर और सेलर का किया गया है। ये कैरी करेगा 312 क्रू को जिसमें कि 4000 नॉटिकल माइल्स का रेंज है। ये आर्म्ड है ब्रह्मोस मिसाइल से, बराक 8 मिसाइल से और एंटी सबमरीन वेपन से भी। इस टाइप के जो क्लास है डिस्ट्रॉयर के ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है प्रीवियस वन से और ये कैपेबल है बहुत टाइप के मैरीटाइम मिशन के लिए भी। जो अलग अलग प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का उसको भी हम जान लें। तो ये प्रोजेक्ट का नेम है और जो एग्जांपल है वॉरशिप का। तो प्रोजेक्ट 15 है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कोलकाता क्लास का। इसमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई आता है। प्रोजेक्ट 15B जो है ये एडवांस वर्जन है 15A का। इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस सूरत आता है। प्रोजेक्ट 17 इसमें आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सह्याद्री। 17A आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमाद्री, आईएनएस उदयगिरी। प्रोजेक्ट 28 आईएनएस कमोटोटा, आईएनएस कादमत, आईएनएस किल्टन। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आईएनएस कालवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करांज। प्रोजेक्ट 75I फ्यूचर सबमरीन जो है इसके अंतर्गत ये अंडर डेवलपमेंट है फिलहाल। तो प्रोजेक्ट 71 की अगर हम बात करें तो इंडाइजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया जैसे कि आपका आईएनएस विक्रांत जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। प्रोजेक्ट 15 जो कि दिल्ली क्लास है इसमें आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मुंबई। और प्रोजेक्ट 25A जो है ये कामोर्ता क्लास है, इसमें आईएनएस कामोर्ता, आईएनएस कादमत, आईएनएस किल्टन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइप है वॉरशिप का उसका डिस्क्रिप्शन किया गया और एग्जांपल दिया गया कि इसमें कौन आएंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम बात करें तो ये लार्ज शिप होते हैं जो कि कैपेबल होता है कैरी करने के लिए और लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट को, जैसे कि आपका आईएनएस विक्रमादित्य हो गया, आईएनएस विक्रांत हो गया। डिस्ट्रॉयर की अगर हम बात करें तो ये वर्सेटाइल वारशिप होते हैं जिसमें कि एंटी एयर, एंटी शिप, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी होता है। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस इम्फाल हो गया इसके एग्जांपल। फ्रिगेट की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलर होता है डिस्ट्रॉयर की कंपेरिजन में लेकिन इसका मल्टी रोल कैपेबिलिटी होता है। आईएनएस शिवालिक हो गया, आईएनएस नीलगिरी हो गया। कॉर्वेट की अगर हम बात करें तो ये कॉम्पैक्ट वारशिप होता है, इसको डिजाइन किया गया है कोस्टल डिफेंस और पेट्रोल ड्यूटी के लिए। आईएनएस कमोर्ता, आईएनएस किल्टन हो गया। सबमरीन ये सबमर्सिबल व्हीकल होता है जिसका उपयोग किया जाता है स्टील्थ करने के लिए अंडर वाटर ऑपरेशन में। आईएनएस कालवरी, आईएनएस आर्यंट हो गया। पेट्रोल व्हीकल ये सिमिलर क्राफ्ट है, इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू और अदर कोस्टल मिशन के लिए जैसे कि आईएनएस सरयू हो गया, आईएनएस सुननिया हो गया। माइन काउंटर मेजर व्हीकल जो है इसको डिजाइन किया गया है माइन क्लियरिंग ऑपरेशन के लिए। आईएनएस निर्देशक, आईएनएस करवार हो गया। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की अगर हम बात करें तो ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, लॉन्च करता है ट्रूप को और इक्विपमेंट को एशोर पे जैसे कि आपका आईएनएस जलस्वा हो गया, आईएनएस शार्दुल हो गया। ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल की अगर हम बात करें इसका उपयोग किया जाता है पेट्रोलिंग और सर्विलेंस के लिए ऑफशोर वाटर पे। आईएनएस विक्रम, आईएनएस वज्र हो गया। रिसर्च व्हीकल की अगर हम बात करें तो ये शिप जो है जैसा कि इसका नाम है ये डेडिकेट है साइंटिफिक रिसर्च और ओशियोनोग्राफिक स्टडी के लिए जैसे कि आपका आईएनएस सारगतवनी, आईएनएस सिंधु घोष हो गया, रिसर्च वेरिएंट है ये। ट्रेनिंग शिप की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग होता है ट्रेनिंग पर्पज के लिए और इंस्ट्रक्शन के लिए नेवल कैडेट का जैसे कि आपका आईएनएस सारंगनी हो गया, आईएनएस रोशनी हो गया। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.